प्यारे बच्चों, पहले भाग में हमने पाठ पढ़ा था इठलाती बूंद। अब हम इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास प्रश्नावली को करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, नन्ही बूंद क्या सोच रही थी? तो हमने पाठ में पढ़ा, देखिए, नन्ही बूंद सोच रही थी, काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती, वहां से खेतों को देखती, बाग बगीचों को निहारती, बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची टहनियों को देख पाती। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। इसे हम यहाँ लिख देते हैं। नन्ही बूंद सोच रही थी कि काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती, वहां से खेतों को देखती, बाग बगीचों को निहारती, बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। अगला प्रश्न, किसे देखकर बूंद का मन पिघल गया? तो ये देखिए, खेत उतने हरे न थे, बगीचों में फूल उतने रंगीले न थे, बागों में फल उतने रसीले न थे जितने उसने सोचे थे। किसान बार बार आसमान की ओर ताक रहे थे, उनके चेहरे पर उदासी थी, वे सूखे खेतों को देखकर निराश थे। ये सब देखकर बूंद का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, उसका मन दुख से पिघल गया और वह धरती पर आ गिरी। तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम छोटा करके लिखते हैं। बगीचे के कम रंगीले फूलों, बाग के कम रसीले फलों और उदास किसान को देखकर बूंद का मन पिघल गया। ठीक है। अगला प्रश्न, किसान क्यों झूम उठा? तो इसका उत्तर हमें यहाँ मिलेगा। किसान बाग में आया तो रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा। आमों को देखकर किसान झूम उठा, हम लिख देते हैं, रसीले आमों को देखकर किसान झूम उठा। अगला प्रश्न, बूंद का अंत कैसा रहा? तो ये हमें यहाँ मिलेगा, जानते हो उस बूंद का क्या हुआ? अरे जो रसीले आम तुम चूस रहे हो उसी में तो वह बूंद छिपी है। तो बूंद कहाँ पहुँच गई? आम में पहुँच गई। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, बूंद का अंत सुखद रहा, वह अंत में आम में रस के रूप में समा गई। आगे है आपकी बात। अब ये बातें आपको बतानी है। बूंद बादलों के संग आसमान में उड़ना चाहती थी। आपका मन क्या क्या करना चाहता है? क्या आपका भी मन उड़ने का करता है? आप क्या क्या करना चाहते हो? स्कूल जाना चाहते हो? क्योंकि स्कूल बंद पड़े हैं, आपका मन तो करता होगा स्कूल आने के लिए। तो आपको बताना है कि आपका मन क्या क्या करना चाहता है। दूसरा, बूंद सूखे खेतों को देखकर उदास हो गई थी। आप कब कब उदास हो जाते हैं? तो बूंद तो सूखे खेतों को देखकर उदास हुई थी, आप कब उदास होते हैं? जब आप घर जाते हैं और आपको अपनी मम्मी घर पर नहीं मिलती तो आप उदास हो जाते हैं, ऐसा ही है? या कोई और कारण भी आपके हो सकते हैं, तो आप उन्हें सोचिए और बताइए। कोई घटना याद करके बताएं जब कुछ देखते या सुनते ही आपका मन झूम उठा। जी, कोई ऐसी घटना बताइए जिसे देखते ही आप बहुत खुश हुए और आपका मन झूम उठा।
जैसे कि जब आपको पता चला कि स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली है तो बहुत से बच्चों का मन झूम उठा होगा। इसी तरह और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो आप सोचिए और बताइए। हम आगे चलते हैं। भाषा की बात। बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। वृक्ष शब्द में री मात्रा है। ऐसे ही दो और शब्द लिखिए जिनमें री की मात्रा हो। तो इसे थोड़ा सा हम समझते हैं। ये जो हमने वृक्ष लिखा ना, ये व और नीचे ये री की मात्रा है। किसकी मात्रा है ये? री की, रै की नहीं, री की। कुछ बच्चे इसको रै की मात्रा समझते हैं, ये रै की मात्रा नहीं है, ये मात्रा है री, री ऋषि। ठीक है, ऐसे ही हमें और शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो ऐसे और शब्द देखते हैं। कृषि, कृषि, कृषि यानी खेती, यहाँ पे भी री की मात्रा है ये। आगे है मृग, मृग, मृग मतलब हिरण, ये भी री की मात्रा है। आगे चलते हैं। मेज पर आम की टोकरी रखी है। मेज पर आम की टोकरियां रखी हैं। यहाँ तो एक टोकरी रखी है, यहाँ पर ज़्यादा टोकरी रखी हैं तो हमने लिख दिया टोकरियां। देखिए यहाँ पर बदलाव हुआ और यहाँ पर बदलाव हुआ। है का हो गया हैं और टोकरी का हो गया टोकरियां। ठीक है, एक टोकरी है उसको बोलेंगे टोकरी, ज़्यादा टोकरी है तो टोकरियां। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ टोकरी से अभिप्राय एक टोकरी और टोकरियां से अभिप्राय एक से ज़्यादा टोकरी। ठीक है, तो टोकरी को टोकरियां जब हमने बनाया तो आपने देखा यहाँ पर ये छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है। और जब हमने टोकरियां लिखा तो ये बड़ी ई की मात्रा किस में बदल गई? छोटी ई की मात्रा में। ठीक है, और लास्ट में इसके अंत में हमने या लिख दिया, या, टोकरियां। इसी तरह से ऐसे ही अन्य शब्द हमें बनाने हैं। लड़की, देखिए फिर से देखिए, बड़ी ई की मात्रा है तो इस मात्रा को हमने छोटी ई का किया और यहाँ लिख दिया, बन गया लड़कियां, यानी कि ज़्यादा लड़कियां, एक से ज़्यादा लड़की। ठीक है, तो ये कुर्सी है, ये गलत लिखा हुआ है। कुर्सी सही तरीके से इस तरह से लिखेंगे, कुर्सी। तो ये बड़ी की जो मात्रा है छोटी हो जाएगी, कुर्सियां। ऐसे ही लड़की, ये भी बड़ी की मात्रा है, ये छोटी हो जाएगी और यहाँ लगा देंगे लकड़ी, लकड़ियाँ। चोटी, बड़ी की मात्रा छोटी हो जाएगी और अंत में यहाँ लगा देंगे चोटियाँ। इसी तरह से रोटी, बड़ी की मात्रा छोटी कर देंगे रोटियाँ। बोरी, ये मात्रा छोटी हो जाएगी बोरियाँ। देखिए बकरी, ये मात्रा भी छोटी ई की हो जाएगी बकरियाँ। टहनी, टहनियाँ। ठीक है, तो बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करते हैं? अगर अंत में बड़ी की मात्रा दी हुई है तो उस मात्रा को छोटी की कर देंगे और लास्ट में उसके अंत में यहाँ लिख देंगे। आगे देखते हैं।
खाता है, खाता है यानी कि लड़का है, खाती है तो लड़की है। सोहन आम खाता है, तो सोहन लड़का है इसलिए आम खाता है। रीटा आम खाती है, तो रीटा लड़की है तो इसीलिए यहाँ पे खाती है। सोहन लड़का है तो इसलिए खाता है। यहाँ भी यही लिखा हुआ है, सोहन लड़का है इसलिए खाता आया है, रीटा लड़की है इसलिए खाती आया है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनसे वाक्य बनाइए। अब कुछ शब्द दिए हैं, हमें इनसे वाक्य बनाने हैं, तो हम सोहन और रीटा को ही लेते हैं। यह है पीता, सोहन दूध पीता है, ठीक है। सोहन दूध पीता है। अब पीती ये लड़की के लिए लिखना है, तो रीटा दूध पीती है। इस तरह से खेलता ये सोहन के साथ आएगा, सोहन खो खो खेलता है। खेलती लड़की के लिए, रीटा खो खो खेलती है। चलता लड़के के लिए, सोहन तेज चलता है, रीटा तेज चलती है, लड़की के लिए चलती है। सोहन गाना गाता है, गाती लड़की के लिए, रीटा गाना गाती है। आगे चलते हैं। ये शब्द है मिट्टी। अब आप इसमें देखिए, ये जो ऐसे दिया हुआ है टे और नीचे ये, इसमें दो टे हैं, एक है आधा टे और एक है पूरा टे, मिट्टी। तो यहाँ पे समझिए, जो नीचे वाला टे है वो पूरा होता है और जो ऊपर वाला टे है वो आधा होता है। हमेशा जो नीचे वाला शब्द है वो पूरा रहेगा, जो इसके ऊपर है वो आधा रहेगा। तो आधा कैसे लिखेंगे, आधा टे इस तरह से लिखेंगे, नीचे हलंत लगा देंगे, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, मिट्टी को मी आधा टे और टी, मिट्टी। अब आपको मैं कुछ वर्ण बताता हूँ जिनको आधा करके हम इस तरह से लिख पाते हैं। देखिए, कै को कैसे लिखेंगे, कै, खे को इस तरह से। जिनमें डंडा आता है जैसे गे, तो इतना ही लिखेंगे, डंडा नहीं लगाएंगे तो ये आधा हो जाएगा। घे डंडा नहीं लगाएंगे। अंगे, अंगे में डंडा नहीं आता तो यहाँ पे इसके हलंत आ जाएगा। इसी तरह से चे, यही आधा होगा, छे डंडा नहीं है तो नीचे हलंत, जे, झे डंडा नहीं लगाएंगे इसमें, और ये जिसमें डंडा आता है उसका डंडा हटा देंगे तो वो वर्ण हमारा आधा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब टे, टे वर्ग है जो, उसमें डंडा नहीं आता, हलंत लगा देंगे, टे, ठे, डे, ढे और अणे में डंडा नहीं लगाएंगे, आधा हो जाएगा। ये रे, अब रे आधा कैसे लिखें,
र जो ऊपर आता है ये आधा होता है, ठीक है। इस तरह से इसकी मात्रा ऊपर की तरफ आ जाती है, पर जो नीचे वाला र होता है वो पूरा होता है। नीचे कहीं कहीं र आता है इस तरह से, ये जैसे क्रम शब्द है, तो यहाँ पे क आधा है, र पूरा है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा र है, ये ध्यान रखना है। ल और व, श, श, स, है में हलंत यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम आधे वर्ण लिख पाएंगे। अब यहाँ देखते हैं, इसको हमें इसी तरह से लिखना है जैसे मिट्टी, आधा ट अलग किया और टी अलग किया, ऐसे ही खटटा, आधा ट और पूरा ट, पट्टी को प आधा ट, ट ई, पट्टी। फिर भट्टी का भ आधा ट टी, ये नीचे वाला पूरा होता है, मात्रा इसी के ऊपर है। चट्टान च आधा ट टा न, छुट्टी छु ट टी, छुट्टी। आगे चलते हैं। नीचे बूंद की यात्रा दिखाई गई है, उसके पड़ावों का सही क्रम लिखें। अब देखिए, पाठ हमने पढ़ा है तो सबसे पहले बूंद कहाँ थी? समुद्र में थी, यहाँ पर। तो इसको हम 1 नंबर देंगे। उसके बाद बूंद कहाँ गई? उसके बाद बादल में गई, 2 नंबर। बादलों के बाद कहाँ गई? बादल के बाद वो जमीन पर गिरी। इसके बाद जमीन से बूंद जड़ों में गई। जड़ों के बाद बूंद तनों में, तनों से टहनियों में, टहनियों से फल में, आम में वो बूंद आ गई, नंबर 5। और अंत में वो आम लड़की के पास आ गया। तो इस तरह से इन्हें हम करेंगे। आपको भी अपनी पुस्तक में ये अभ्यास प्रश्नावली इसी तरह से करनी है। धन्यवाद।